नमस्कार साथियों, मैं सुदेश नागर अपने YouTube चैनल सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो अपने लास्ट क्लास चल रही थी बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो क्लासेस हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, सेकंड ग्रेड बायोलॉजी एंड लैब असिस्टेंट और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जो बायोलॉजी से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, सबके लिए आप सभी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अपन कंटिन्यू क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के रूप की बात करी थी। आज अपन उस इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करके टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो कि आपके 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। उसको रनिंग में लेके चल रहे हैं। आपके जो फर्स्ट ग्रेड में जो 11th का पहला चैप्टर है, वहीं से अपन बेसिक उठा रहे हैं ताकि एक एक छोटे से छोटा क्वेश्चन आपके कवर हो सके। तो हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की शाखाएं कितनी हैं, बायोलॉजी शब्द कहाँ से आया है। माना कि मैं मानता हूँ कि आपको ये जनरल इंट्रोडक्शन आपको लगभग सभी को आता है, लेकिन अपन लो लेवल से हाई लेवल तक लेके चल रहे हैं। इस वजह से आपको लगेगा कि ये तो आता है, लेकिन ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लो लेवल से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक अपन लेके चलेंगे। ठीक है। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि बायोलॉजी की शाखाएं क्या क्या हैं। बायोलॉजी हमने दो भागों में बांटा था कि एक तो एनिमल्स के लिए जूलॉजी थी और प्लांट्स के लिए बॉटनी थी। तो बात करते हैं, आज उसी से आगे लेके चलते हैं। देखो, हमने बायोलॉजी को लास्ट क्लास में दो भागों में बांटा था, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब पादप विज्ञान। इसको हमने थोड़ा सा इसमें जो इनके फादर्स हैं उनकी बुक्स के बारे में रह गया था, इसलिए इसको दोबारा कवर कर रहे हैं कि इसके हमने फादर बताए थे एरिस्टोटल और इसके फादर थे थियोफ्रेस्टस। अब यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में छोड़ के गए थे कि जो जूलॉजी है, जिसमें अपन जो बायोलॉजी की वो शाखा है जिसमें अपन जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, और इनके जूलॉजी के जनक हमने अरस्तु बताए थे और बॉटनी के जनक हमने थियोफ्रेस्टस बताए थे। तो जूलॉजी में जो अरस्तु हैं, इनकी यहाँ पर बुक्स का नाम है हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया। हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया एंड ऐसे ही थियोफ्रेस्टस ने भी एक बुक दी थी जिसमें संपूर्ण पादपों के बारे में उन्होंने जानकारी बताई। उस बुक का नाम है, इनकी बुक भी वही है, हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम। तो देखो, ये लास्ट क्लास का वीडियो थोड़ा सा बच रहा था, उसमें कंप्लीट हुआ कि हमने बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा था, जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी के जनक थे एरिस्टोटल और पादपों के जनक, बॉटनी के जनक थे थियोफ्रेस्टस। जो इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरिका ऑफ एनिमेलिया था, और प्लांट में जो बुक लिखी हिस्टोरिका ऑफ प्लांटेरम था। अब आज से ये लास्ट वाला टॉपिक कंप्लीट करके अब स्टार्ट कर रहे हैं साहब। बायोलॉजी में अपन जीवों का अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब पहले बात तो ये याद होना चाहिए कि जीव है क्या। तो आज वही अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि बायोलॉजी को हमने जीव विज्ञान तो कहा, जीव विज्ञान कहा, लेकिन यहां पता होना चाहिए कि जीव क्या है साहब।
जीव या ऑर्गेनिज्म है क्या, इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जीव होता क्या है, किस बिहाफ पर किसी बॉडी को अपन जीव कहते हैं या सजीव कहते हैं, किस बिहाफ पर किसी बॉडी को अपन निर्जीव कहते हैं। तो उसके लिए हमें मालूम है कि जीव को जीव कब कहेंगे, उसमें ऐसे कौन से लक्षण हैं कि उस आधार पर उसको जीव कहेंगे। किसी बॉडी में ऐसे कौन से लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो सारे जीव कहेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना टॉपिक है कि जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के लक्षण ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं कि किसी भी बॉडी को अपन जीव कह सके या फिर किसी बॉडी को अपन निर्जीव कह सके। तो हम लक्षणों की बात करते हैं तो पहला लक्षण आता है हमारे सामने ग्रोथ, ग्रोथ या वृद्धि साहब। तो जीवों का पहला लक्षण है, माना ये इंपॉर्टेंट लक्षण नहीं है, ये अभिलाक्षणिक लक्षण नहीं है, लेकिन ये लक्षण जरूरी होता है किसी भी जीव में। कि मान लो अगर किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी में वृद्धि हो रही है, उसके आकार में बढ़ोतरी हो रही है, उसकी लंबाई में, उसकी चौड़ाई में, उसकी आकृति में वृद्धि हो रही है, मतलब वो बॉडी एक जीव के समान व्यवहार कर रही है। यहाँ पर अपन यूं नहीं कह सकते कि जिसका आकार बढ़ता है, जिसके आकार में वृद्धि होती है वो जीव ही है। यहाँ पर ये बात अपने को समझना जरूरी है। किसी भी वस्तु या किसी बॉडी का आकार बढ़ जाए तो वो सजीव है या नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो सजीव है, वो निर्जीव हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं रेत का टीला हुआ, मान लो किसी भी सतह पर अगर रेत धीरे धीरे जमती जा रही है तो टीला पहले छोटा था, धीरे धीरे टीला बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब अपन यूँ नहीं कह सकते कि वो रेत का टीला क्या है, सजीव है। तो जो पहला लक्षण है ग्रोथ, ये सजीव का लक्षण है, लेकिन इस ग्रोथ के आधार पर अपन किसी भी बॉडी को सजीव कह नहीं सकते, जरूरी नहीं है। तो पहला लक्षण अपना वृद्धि हुआ। दूसरा लक्षण क्या है, दूसरा लक्षण है जनन, जो कि या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन जो कि जीवों का एक इंपॉर्टेंट लक्षण है। इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं कि अभिलाक्षणिक लक्षण है, पहला अभिलाक्षणिक लक्षण है ये जीवों का पहला जीवों का पहला अभिलाक्षणिक लक्षण क्या है, रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर कोई भी बॉडी या कोई भी वस्तु अगर रिप्रोडक्शन कर रही है, अपनी संतति को बढ़ा रही है, अपने नंबर्स को बढ़ा रही है, इसका मतलब वो बॉडी क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मतलब जीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है क्या, जनन। अगर किसी बॉडी के अंदर जनन हो रहा है, किसी बॉडी के अंदर वृद्धि हो रही है, मतलब वो जीव है। तीसरा लक्षण कह सकते हैं अपन इसी आधार पर, तीसरा लक्षण है साहब उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया। ये भी इसे बोल सकते हैं अपन मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो हम जानते हैं साहब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। किसी भी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती है, हमारी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स कार्यरत हैं, जितने भी सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी हुआ, एक्सक्रीटरी हुआ, डाइजेस्टिव हुआ, रिप्रोडक्टिव हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ब्लड सर्कुलेटरी हुआ, मतलब पाचन हो सकता है, शोषण, उत्सर्जन, नियमन हो सकता है, रक्त परिसंचरण, जितने भी सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर जिस बॉडी में ये जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं वो बॉडी क्या कहलाएगी, वो बॉडी सजीव होगी, ना कि निर्जीव। तो क्योंकि हम जानते हैं ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, ये जितनी भी एक्टिविटी, ये सब केमिकल एक्टिविटी होती है। जैसे इसमें मेटाबॉलिक में एनाबॉलिक आता है और कैटाबॉलिक आता है, अपचय उपचय दोनों क्रियाएं आती है उपापचयी क्रियाओं में, जिसमें ये सब क्रिया हैं जिस बॉडी के अंदर होती हैं वो बॉडी सजीव कहलाती है। आगे हम बात करते हैं, ये भी दूसरा, इसको अपन बोलते हैं दूसरा अभिलाक्षणिक लक्षण,
ये हमारी बॉडी का या फिर ये किसी भी जीव का दूसरा अभिलाक्षणिक लक्षण है। इस लक्षण के आधार पर अपन कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी जीव है। चौथा नंबर देख सकते हैं अपन साहब, गमन, लोकोमोशन। लोकोमोशन, तो लोकोमोशन भी सजीवों का लक्षण है। अगर देखा जाए किसी भी बॉडी में अगर लोकोमोशन या गति हो रही है साहब, जरूरी नहीं है कि वो गति स्थानांतरण हो या वो गति स्थानिक हो, क्योंकि गति भी दो प्रकार की होती है, स्थानांतरित गति और स्थानिक गति। अगर आप बोले कि साहब पादपों में गति नहीं होती, क्यों? जरूरी नहीं है कि स्थानांतरित गति हो, पादपों में स्थानिक गति होती है, वो एक जगह रहकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अर्थात जीवों में ये भी एक इम्पोर्टेंट लक्षण है, क्योंकि जीव हमेशा गमन या जीव हमेशा गति करते हैं, या तो स्थानांतरित गति करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं जैसे जंतुओं का, और या फिर स्थानिक गति करते हैं, अपनी ही जगह पर ऊपर की ओर गति करते हैं। तो पादपों में या जंतुओं में जो भी जीव हैं, जो भी सजीव हैं, उसमें ये लक्षण जरूर मिलेगा। अगला आता है संवेदना। संवेदना मतलब सेंसेशन। संवेदना मतलब अपन जानते हैं हमारे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिकाएं हैं, अगर वो तंत्रिकाएं नहीं होती तो हम किसी की बाहरी जो स्टिमुलस हैं, बाहरी उद्दीपन है, उसके प्रति अनुक्रिया नहीं दर्शा सकते, और एक तरह से बॉडी के अंदर चेतना नहीं होगी। तो संवेदना भी जीवों का एक इम्पोर्टेंट लक्षण है। जीव के अंदर अगर संवेदना नहीं है तो इसका मतलब वो चुपचाप बैठा रहता है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर किसी बॉडी के अंदर संवेदना नहीं है तो वो निर्जीव हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी बार पूछा गया है कि अगर कोई कोमा में व्यक्ति है तो क्या वो सजीव है या निर्जीव है? तो वो ऑब्वियसली सजीव है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि संवेदना हो तभी वो सजीव कहलाएगा। समय जैसे मान लो मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, कोमा में क्या है, मस्तिष्क मतलब नर्वस सिस्टम काम नहीं करता साहब, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, तो लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट है, जो अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो चल रही है, इसका मतलब वो सजीव है। तो संवेदना भी अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन इसको अपन इम्पोर्टेंट गुण नहीं बोल सकते कि संवेदना होना जरूरी है। आगे एक और लक्षण है कि वातावरण के प्रति अनुक्रिया। बाह्य वातावरण के प्रति अनुक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट लक्षण है। और अगर कोई बॉडी अपने आसपास के बाह्य वातावरण के प्रति रेस्पॉन्स दर्शा रही है, अनुक्रिया दर्शा रही है, इसका मतलब वो बॉडी क्या है, एक सजीव प्राणी है। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर अगर ये लक्षण किसी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं तो वो बॉडी क्या है, वो बॉडी जीव है। अगर जिस बॉडी में ये लक्षण नहीं है वो बॉडी क्या है, निर्जीव है। तो अपन बोल सकते हैं अगर किसी बॉडी के अंदर वृद्धि हो रहा है, जनन हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, गमन हो रहा है, संवेदना हो रही है, और बाह्य वातावरण के प्रति अगर वो सेंसेशन दर्शा रहा है, तो ये सभी जो लक्षण है वो एक सजीव के लक्षण है, तो ये लक्षण पूछे जाते हैं। और आगे देखते हैं, अगर ये लक्षण किसी बॉडी के अंदर नहीं मिल रहे, इसका मतलब वो बॉडी सजीव नहीं है, वो बॉडी क्या है, निर्जीव। तो यहाँ तक अपन ने बात करी कि बायोलॉजी में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बायोलॉजी जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन जीवों का अध्ययन करते हैं साहब, तो जीवों का अध्ययन करेंगे उसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी में जूलॉजी भी आता है और बॉटनी भी आता है, पादप भी आते हैं साहब, और जंतु भी आते हैं। और हमने देखा जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं मतलब जीव आ गए, और जीव होते क्या है, जीव अगर किसी भी वस्तु या किसी भी बॉडी के अंदर ये सभी प्रकार के लक्षण, अभी और भी लक्षण है, काफ़ी लक्षण है, लेकिन अपन इम्पोर्टेंट ये 6 कैरेक्टर लेते हैं। अगर ये 6 कैरेक्टर किसी भी बॉडी के अंदर दिखाई दे रहे हैं मतलब वो बॉडी क्या है, वो बॉडी सजीव है साहब। अगर ये नहीं है तो वो बॉडी क्या, निर्जीव के समान व्यवहार करेगी। देखो अब इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जब अपन जीव का अध्ययन कर रहे हैं तो जैसे हमने देखा जीव होता क्या है, जीव के बारे में पता लग गया, लेकिन अब और आगे बढ़ रहे हैं साहब। तो हमने देखा जैसे हम आगे गए तो देखा कि जीव इतने सारे दिखे कि कंफ्यूज हो गए कितने सारे जीव हैं, किस किस का अध्ययन करेंगे अपन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं जीवों का अध्ययन, जीव विज्ञान में अपन जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। तो अब किस किस का अध्ययन करेंगे, अध्ययन कैसे करेंगे? तो जीवों का अध्ययन करने के लिए जीवों का अध्ययन
क्योंकि अभी तक लगभग 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं जीवों की, जिसमें पादप भी आ गए और जंतु भी आ गए। क्योंकि सीधी सी बात अपन कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों जीव हैं, अब उन जीवों का अपन अध्ययन कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि हम जानते हैं कि जीवों में विविधता पाई जाती है साहब। क्या पाई जाती है? जीवों में विविधता। जीवों में विविधता पाई जाती है क्योंकि पृथ्वी पर अनेक लाखों करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जिनका अपन अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते। ऐसे अध्ययन करेंगे तो अपन अध्ययन नहीं कर सकते। तो किसी भी जीव का अध्ययन करने के लिए, उसके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए, उसके अध्ययन को आरामदायक बनाने के लिए एक तकनीक खोजी गई, जिसे हमने बोला वर्गीकरण। अब वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे, लेकिन सीधा सा मैंने कहा कि वर्गीकरण कहाँ से आया कि किसी भी जीव का अगर अध्ययन करेंगे तो ऐसे अध्ययन करना आसान नहीं है। तो आसान बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए हमें एक टेक्निक मिली, क्या? वर्गीकरण। जैसे आगे देखते हैं कि जीवों का अध्ययन है साहब, जीवों का अध्ययन। अब इस जीवों का अध्ययन अगर अपन इन अध्ययन को आसान बनाए या आरामदायक या सुविधाजनक, आरामदायक या सुविधाजनक बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? वर्गीकरण की। तो यह बात, इसके बारे में आज पढ़ेंगे अपन, वर्गीकरण। तो जीवों का अध्ययन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? वर्गीकरण की। अब साहब वर्गीकरण है क्या? वर्गीकरण कहाँ से आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? देखो दोबारा देखते हैं कि जीवों में पाई जाती है विविधता, क्योंकि अभी तक लगभग 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीसीज जीवों की खोजी जा चुकी है। अब सबका अपन अध्ययन तो नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? क्योंकि अगर एक लाखों करोड़ों स्पीसीज है तो इसके अध्ययन को सुविधाजनक या आरामदायक बनाने के लिए अपन लाए क्या? वर्गीकरण। अब साहब वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। और जब भी वर्गीकरण आता है तो हमारे माइंड में आता है कि विज्ञान की एक और ब्रांचेज आती हैं, जिसे अपन टेक्सोनॉमी बोलते हैं, अभी देखेंगे। तो वर्गीकरण क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसमें वर्गीकी बोलते हैं। उस वर्गीकी के अंदर आया क्या? वर्गीकरण। तो जब भी वर्गीकरण आता है तो बायोलॉजी की एक शाखा है, बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसका नाम आता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी। दोबारा आते हैं कि जीवों का अध्ययन करने के लिए, जीवों का अध्ययन सुविधाजनक या आसान बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और वर्गीकरण की जैसे ही बात आती है तो हमें टेक्सोनॉमी ध्यान में आता है, क्योंकि टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी देखो, क्योंकि यहाँ आता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जिसे अपन बोलते हैं वर्गीकी, या फिर इसका एक और नाम है वर्गीकी विज्ञान, वर्गीकी विज्ञान, या फिर एक और नाम है सिस्टेमेटिक्स। ये 3 नाम आते हैं। तो अब ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं, जीवों का वर्गीकरण या वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे अपन बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्योंकि टेक्सोनॉमी में आता है सिस्टेमेटिक्स शब्द। अब ये सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना है साहब, लैटिन भाषा के सिस्टेमा से बना है। और सिस्टेमा का अर्थ होता है जीवों की सीमित या फिर सीमित व्यवस्था बोल सकते हैं। तो सिस्टेमा, वापस आते हैं
कि जीवों का अध्ययन को सुविधाजनक या आरामदायक बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और वर्गीकरण आते ही हमें माइंड में आता है कि बायोलॉजी की एक शाखा है टेक्सोनोमी। वो टेक्सोनोमी क्या है? इसे वर्गीय विज्ञान बोलते हैं या सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं या जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, उसे बोलते हैं अपन टेक्सोनोमी या वर्गीय। क्योंकि सिस्टेमेटिक शब्द सिस्टेमा से बना है और उसका मतलब है जीवों की सीमित व्यवस्था, जीवों की एक निश्चित व्यवस्था जिसमें अपन जीवों को रखते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो वापस आते हैं कि जब टेक्सोनोमी की बात आई, यहाँ पर देखते हैं, जब टेक्सोनोमी की बात आई तो टेक्सोनोमी में ऐसा क्या है? टेक्सोनोमी में हमने देखा जीवों का वर्गीकरण करते हैं और सबसे ज़्यादा, अब यहाँ पर भी बात आती है कि फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैज्ञानिकों में कैरोलस लिनियस एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्गीकरण के बारे में सबसे ज़्यादा अध्ययन किया या जीवों का वर्गीकरण के बारे में ज़्यादा बताया। तो फादर ऑफ टेक्सोनोमी, यहाँ देखते हैं फादर ऑफ टेक्सोनोमी आते हैं हमारे कैरोलस लीनियस। फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन आते हैं? कैरोलस लीनियस। और इन्होंने जब वर्गीकरण किया तो अलग अलग बुक्स लिखी, जैसे अपन देख सकते हैं इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी। इनके द्वारा जो बुक्स थी वो 3 बुक्स थी। पहला है सिस्टेमा नेचुरी बोल सकते हैं, और एक बुक थी जेनेरा प्लांटेरम, और एक और बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। तो यहाँ तक जो अपने वीडियो देखा, यहाँ तक जो क्लास ली अपन ने, इसमें इसका पूरा कंक्लूजन क्या निकला कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने जो बुक्स देखी थी, ये लास्ट क्लास अपनी नहीं हुई थी इसलिए अपन ने ये देखी, और आज का टॉपिक था अपने जीव के बारे में। तो जीव क्या है, किस बिहाफ पे अपन किसी भी बॉडी को जीव कहते हैं, जीव के बारे में जाना। और जब जीव के बारे में जान लिया तो अपन जीवों का अध्ययन करने के लिए देखा तो हमें पता लगा कि जीवों में बहुत विविधता है, हजारों लाखों जीव पाए जाते हैं। तो अपन अध्ययन आसानी से नहीं कर सकते, तो उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। और वर्गीकरण को अपन टेक्सोनोमी, जो विज्ञान बायोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें पढ़ते हैं। क्योंकि हमने देखा टेक्सोनोमी का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमने देखा कि टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है? कैरोलस लीनियस। इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी जिसमें वर्गीकरण के बारे में बताया था। अब आगे बढ़ते हैं, जब टेक्सोनोमी में किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं तो किन किन चरणों को फॉलो करते हैं। तो यहीं पर अपन देख लेते हैं कि टेक्सोनोमी में जब जीव का अध्ययन करते हैं तो अपने को 3 चरण फॉलो करने रहते हैं। सबसे पहले किसी भी जीव का अध्ययन करने के लिए अपन उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी पहचान करेंगे साहब। अब सामने कोई भी जीव दिखा, उसको पहले पहचानेंगे साहब प्लांट है या फिर एनिमल है। प्लांट है तो अपन बॉटनी में जाएंगे, एनिमल है तो अपन जूलॉजी में जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी वर्गीकरण करते हैं, जब भी उसकी जीवों का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले आता है उसका आइडेंटिफिकेशन, जिसे बोलते हैं अपन पहचान। तो जीव का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपन उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो तथा दूसरा स्टेप आता है क्लासिफिकेशन, उसका अपन करते हैं वर्गीकरण। तो देखो साहब, जब अपन ने उसको किसी भी बॉडी को या किसी भी जीव को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, तब उसके बाद उसको आगे बढ़े कि प्लांट हैं तो प्लांट की कौन सी शाखा का है, क्योंकि प्लांट में भी 5 प्रकार के पादप होते हैं, एल्गी हैं, ब्रायो हैं, टेरिडो हैं, जिम्नो हैं, एंजियो हैं, अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं। अब उसमें देखते हैं किस प्रकार की
टाइप्स का ये प्लांट है, किस प्रकार का इसकी आकृति है, किस प्रकार कहाँ पर इसका हैबिटेट है, उस आधार पर हम उसको देखेंगे। फिर उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, भाई इस वर्ग से आया है या इस फाइलम से आया है। या फिर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स में भी आगे देखते हैं, एनिमल्स में भी कोडेटा अलग होते हैं, नॉन कोडेटा अलग होते हैं, मतलब कशेरुकी और अकशेरुकी। देखेंगे कशेरुकी है तो कशेरुकी में उसकी क्लासेज में आगे वर्गीकरण करेंगे, अकशेरुकी है तो अकशेरुकी में अलग अलग फाइलम्स के उसमें वर्गीकरण करेंगे। जब भी वर्गीकरण हो जाए तो उसके बाद लास्ट चरण आते हैं, उसका क्या करते हैं अपन, उसका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब उसका करते हैं नामकरण। तो टेक्सोनोमी में अपन किसी भी जीव का अध्ययन करते हैं तो 3 चरण फॉलो करते हैं। सबसे पहले जीव का अध्ययन करने के लिए उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसके बाद दूसरा उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, और तीसरा क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर। पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरा उसका वर्गीकरण करेंगे, तीसरा उसका नामकरण करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि टेक्सोनोमी क्या है, विज्ञान की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपन क्या करते हैं, हम जीवों का वर्गीकरण करते हैं। और टेक्सोनोमी में जब भी जीवों का अध्ययन करते हैं या जीव का वर्गीकरण करते हैं तो उसको 3 चरण उसके लिए 3 चरण फॉलो करते हैं। सबसे पहले उसकी पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, तथा उसके बाद उसके लास्ट में क्या करेंगे, उसका नामकरण करेंगे। तो आज हमने जीवों के बारे में देखा, जीव हैं क्या, किस बिहाफ पर अपन जीव को जीव कहेंगे, और जीवों का जैसे उसका अध्ययन करेंगे तो उसके लिए हमने वर्गीकरण पढ़ा, और वर्गीकरण में अपन टेक्सोनोमी पर आए। टेक्सोनोमी में हमने देखा फादर ऑफ टेक्सोनोमी कौन है, कैरोलस लिनियस हैं। और जब भी टेक्सोनोमी में किसी जीव का अध्ययन करते हैं तो कौन कौन से चरण फॉलो करते हैं। इसके बाद जीवों का वर्गीकरण में कौन कौन से वैज्ञानिक आए और किन्होंने जीवों के बारे में कौन कौन से भागों में बांटा, जीवों को कितने भागों में बांटा, किस भाग में कौन से जीव को रखा, किस में कौन से। इसके बाद अपन उन सबको अगली क्लास में डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें आगे काफ़ी आएंगे कि चरक जी आए, चरक संहिता लिखी, उसके बाद अरस्तु ने अलग अलग भागों में बांटा, कैरोलस लिनियस आए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये जो टॉपिक है वो आसान लगा होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही कंटिन्यू आपको क्लास मिलती रहेगी।